So hey homies, welcome back to another novel explanation of Renegade Immortal and I hope कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। फिर तो मैं आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाकर इसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, हमारे इस पार्ट की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहाँ पे लास्ट पार्ट एंड हुआ था और हमने देखा था कि वांग लिन उस एंशिएंट टॉम के अंदर पहुंच जाता है जहाँ पे 9 अलग अलग कल्टिवेटर्स भी आ जाते हैं, जिनमें से एक जो इनका हेड था जिसका नाम मास्टर लिनडोंग है। वांग लिन और ये दोनों आपस में भिड़ जाते हैं जहाँ पर लिनडोंग को वांग लिन बुरी तरीके से इंजर्ड कर देता है अपने इथेरियल फ्लेम की मदद से। और अब ये बंदा वापस से वांग लिन के ऊपर अपने उसी डेविलिश फिगर के जरिए से अटैक कराने के लिए एक और बार अपने क्लैन के उस स्टैचू को समन करता है। और आगे सो होमीज, हमारे इस पार्ट के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जब ये बंदा यानी कि ये जो मास्टर लिनडोंग था ये वापस से स्टैचू को समन करने वाला था तो वांग लिन ग्रेट से मिले उस लीफ ट्रेजर का यूज करता है जिसके जरिए से वो किसी भी चीज को कुछ देर के लिए सील कर सकता है। लेकिन वांग लिन के होश तब उड़ जाते हैं कि जब वो इस लीफ का यूज तो करता है लेकिन सामने से एक और लीफ आकर उसे दूर फेंक देता है। और ये जो दूसरा लीफ था ये असल में इसी मास्टर लिनडोंग का था, जो देखकर वांग लिन और ज्यादा सरप्राइज था। पर तभी वांग लिन नोटिस करता है कि फॉग इन दोनों को काफी ज्यादा घेर रही है। वांग लिन जानता है कि ये बंदा ऑलरेडी बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड है, मुझे बस इसे इस फॉग के अंदर यानी कि इसे ब्लडी मिस्ट एरिया वाले में इसे सील करना होगा। तो वांग लिन यहाँ पर वापस से स्टॉप स्पेल का यूज करते हुए इसे अंदर की ओर पुश करता है और तभी उसे अब तक की जितनी भी अपने फॉर्मेशन और रिस्ट्रिक्शंस आती थी सबको मैदान में उतार देता है और इस जगह को और ज्यादा सील कर देता है ताकि अंदर जो भी दाव स्पिरिट्स है उनसे फाइट करते हुए ये बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाए। और फिर मौका पाते ही वांग लिन इसे निकाल कर इसे रिफाइन करके इसे अपने एक स्लेव के रूप में कन्वर्ट कर लो। तो कि देख रहे हो वांग लिन का दिमाग कितना स्पीड से चलता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन अपने एम्परर फर्नेस के साथ बाहर निकलने का इसका इंतजार कर रहा था कि तभी इसकी नजर जाती है लिनडोंग के उसी प्लेटफॉर्म पर जिसके ऊपर सवार होके ये यहाँ पे आया था। अब यहाँ पे वांग लिन इसे जब बहुत गौर से ऑब्जर्व करता है तो पाता है कि अगर वो यहाँ मौजूद जितने भी लोग हैं जिनके फोरहेड पर मार्किंग्स बने हुए थे यानी कि वो नंबर्स थे, अगर वो इन्हें इस प्लेटफॉर्म पे लाके रख दे तो इसकी ताकत और ज्यादा बढ़ सकती है। ऐसे वांग लिन को इन रून्स को देखकर लग रहा था जो कि इस प्लेटफॉर्म में बने थे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एक सक्शन फोर्स वांग लिन को इस प्लेटफॉर्म के ऊपर खींच लेती है और वांग लिन खुद को एक अलग ही माइंड स्पेस में पाता है जहाँ पे वो इस प्लेटफॉर्म के जरिए से ये जो पूरा का पूरा एंशिएंट टॉम है इसका एक नक्शा देख पाता है। इस दौरान वांग लिन अपने एम्परर फर्नेस को भी ऑर्डर दे देता है जिसके जरिए से वो आसपास की फॉग को भी सेकंड्स में सफाचट कर चुका था और रिफाइन करके इसे नलीफाई कर देता है। अब यहाँ पर वांग लिन को वो किलिन और जो लिनडोंग है दोनों की बॉडी नजर आती है। किलिन को तो वांग लिन जैसे तैसे रोक लेता है और लिनडोंग को वो यहाँ पर फर्नेस के जरिए से एक पपेट के रूप में रिफाइन करना शुरू कर देता है। यहाँ पे लिनडोंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो इस बात से हैरान था कि उससे कम लेवल का कल्टीवेटर उसे रिफाइन करने चला है और कहीं ना कहीं उसे खुद पे काफी ज्यादा घमंड था कि चाहे जो हो जाए मुझे कोई रिफाइन नहीं कर सकता। लेकिन वो भूल रहा है कि ये वांग लिन है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन अपने एंशिएंट गॉड के मेथड्स का भी यूज करता है जहाँ पर वो ग्रेट से मिले ट्रेजर का यूज करते हुए वापस से एंशिएंट गॉड के उसी इल्यूजन को बाहर निकालता है। बस फिर क्या, एक सिंगल अटैक और इसकी बोलती बंद हो जाती है। इस दौरान वांग लिन उसे अपने इल्यूशनरी ड्रीम में भी फंसा देता है जो कि वांग लिन अपने थर्ड स्पेल के जरिए से करता है और तब तक एम्परर फर्नेस भी इसे रिफाइन करने का प्रोसेस शुरू कर चुका था। अब यहाँ पर जिस ड्रीम को लिनडोंग देख रहा था यहाँ पर वांग लिन ने लिटरली उसके माइंड और उसकी जो फीलिंग्स थी यहाँ तक कि उसकी जो मेमोरीज थी इसके साथ बहुत बुरी तरीके से छेड़छाड़ किया था, जिसके चलते जब यहाँ पर मास्टर लिनडोंग की आंखें खुलती हैं तो यहाँ पर वांग लिन जैसे ही अपना नाम बताता है कि मैं वांग लिन हूँ तो यहाँ पर इसकी बोलती बंद हो जाती है। उसने जो कुछ भी ड्रीम में देखा था उसे सब कुछ सच लग रहा था कि वांग लिन नाम के बंदे ने ही उसे मौत से बचाया है, उसे नई जिंदगी दी है, उसकी कल्टीवेशन में मदद किया है और आगे चलकर उसे इसी वांग लिन नाम के बंदे का एंशिएंट स्लेव बनना है, तब जाकर ही इसका दाव हार्ट पूरा होगा। तब यहाँ पर अपने उसी फेक मेमोरीज के चलते ये सरेंडर कर देता है और यहाँ पे फर्नेस उसे लगातार एक स्लेव के रूप में रिफाइन करना शुरू कर देता है। इस दौरान वांग लिन ब्लडी मिस्ट वाले एरिया को देखता है जहाँ से सारे फॉग को इस फर्नेस ने ऑलरेडी नलीफाई कर दिया था। इस दौरान वांग लिन की नजर उस दाव स्पिरिट पे भी जाती है जिसके लिए लिनडोंग ने अपनी जान की बाजी लगा दी थी। वांग लिन देख के हैरान था कि ऐसी क्रूशियल सिचुएशन में भी ये जो दाव स्पिरिट था ये लगातार आसपास की एनर्जी को अब्सॉर्ब करते हुए खुद को रिपेयर किए जा रहा था, जो कि वांग लिन होने नहीं दे सकता क्योंकि अगर ये स्ट्रॉन्ग हो जाए तो ये आसपास की चीजों को कंट्रोल करते हुए वांग लिन के ऊपर हमला कर देगा। वांग लिन को जानना था कि आखिर हेवन के दाव स्पिरिट का ओरिजिन क्या है, तो वांग लिन अपनी दूसरा स्पेल यानी कि टाइम फ्लो इसका यूज करता है। लेकिन ये जो एंशिएंट टॉम था यहाँ पर कुछ ऐसे मिस्टीरियस फ्लक्चुएशन होती है कि जिसके चलते वांग लिन के स्पेल की ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है और वो 5000 नहीं बल्कि अतीत में काफी ज्यादा पीछे पहुंच चुका था और लिटरली वो
उस पॉइंट को देख पा रहा था जिस समय ये जो दाओ स्पिरिट था इसका ओरिजिन एक पिल से होता है। अब वांग लिन का स्पेल अतीत में से और पीछे ले जाता है कि आखिर ये पिल भी बना तो बना कैसे। तो वांग लिन ऑल हेवन स्टार सिस्टम से भी काफी ज्यादा बड़ा एक स्टार सिस्टम देखता है जहाँ पे उसके सेंटर पर एक ऐसा आइसोलेटेड लैंड मौजूद था जो कि एक प्लेनेट की शेप का था, लेकिन उसके अंदर एक बंदा था जो कि अपने आसपास 7 अलग अलग कलर के फ्लेम्स को फ्यूज करते हुए यहाँ पर एक फायर को क्रिएट करता है। और तभी यहाँ पर स्टार सिस्टम में मौजूद जो सबसे मेन 9 प्लैनेट्स थे जिन्हें की सबसे ज्यादा पावरफुल और स्पिरिचुअल एनर्जी से भरा हुआ प्लेनेट माना जाता है, वो इन्हें पूरी तरीके से खत्म कर इनके एसेंस को एक जगह पे गैदर करता है, उस फ्लेम के जरिए से इसे रिफाइन करने लगता है। और ये तभी यहाँ पर जन्म होता है दाओ स्पिरिट वाले उस स्पिरिट पर्ल की। लेकिन ये जो बंदा था ये काफी ज्यादा अनसेटिस्फाइड लग रहा था। वो कहता है कि नहीं, मुझे और ज्यादा चाहिए, मैं इसके जरिए से कभी भी मेरे हेवनली दाओ को बढ़ा नहीं सकता और जब तक मुझे सही मेथड नहीं मिल जाता मुझे दाओ स्पिरिट को ही यूज करना होगा। इसी के साथ अचानक से वांग लिन को एक जोर का झटका लगता है और वो वापस से रियलिटी में आ जाता है। लेकिन वांग लिन का माथा पसीने से भीग चुका था क्योंकि जिस फिगर को उसने देखा था ये वही फिगर है जिसे देखते साथ ही जो सिल्वर पपेट थी वो देखकर बुरी तरीके से डर के मारे कांप उठी थी। जी तुम सही समझे, ये वही स्टैचू की बात कर रहा है जो कि वांग लिन को ग्रीड से मिला था। वांग लिन यहाँ पर उसकी बातों को रिकॉल करता है कि आखिर वो क्यों इस हेवनली दाओ के पीछे पड़ा है और आखिर उसके ऐसे कहने का मतलब क्या है। यहाँ पे वांग लिन काफी सोच विचार में पड़ जाता है, पर तभी वांग लिन का जो ओल्ड मास्टर यानी कि ऑल सीर उसके दिमाग में आता है और तभी वांग लिन यहाँ पे हैरानी के साथ कहने लगता है कि ऑल सीर भी हेवनली दाओ के पीछे पड़ा है, आखिर इस हेवनली दाओ में ऐसा क्या है। पर तभी उसे वो सीन भी याद आता है जहाँ पे ऑल सीर ने एंशिएंट सेलेस्टियल रियलम में जाकर सबके सामने अपनी जान की बाजी लगा दी ताकि बस वो कैसे भी करके उस बॉटल में मौजूद वो ब्लैक लिक्विड जिसे कि हेवनली दाओ कहा जाता है उसे बस वो कैसे भी करके हासिल कर पाए। यहाँ तक कि तब असॉल्ट ड्रैगन क्लैन के एम्परर वांग लिन और जो वर्मिलियन बर्ड सेक्ट के काफी सारे एल्डर सभी लोग मौजूद थे, सेलेस्टियल कपल्स भी वही थे। यहाँ पे तब वांग लिन ऑल सीर के उस डेस्परेशन को समझ नहीं पाया था, लेकिन अब वांग लिन को कुछ चीजें समझ आने लगती है। फिलहाल के लिए वांग लिन इस पिल को रिफाइन करके अपने पास रख चुका था। वांग लिन यहाँ पे वांग लिन इसे टच करते ही समझ चुका था कि इसकी टेरिफाइंग पावर इतनी ज्यादा है कि इसके जरिए से एक दिन वांग लिन अपने जो दूसरा एसेंस यानी कि फायर एसेंस है इसको भी उसके पीक लेवल तक ले जा सकता है। वांग लिन इसे रखते हुए मन में कहता है कि यहाँ से बाहर निकलने के बाद मैं इस पे फोकस करूंगा, फिलहाल के लिए मुझे आगे बढ़ना होगा। अब यहाँ पे धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है और वांग लिन और उसके मॉस्किटो बीस्ट चारों ओर फैल जाते हैं और हर एक जगह को देखने लगते हैं। इस दौरान इसके मॉस्किटो बीस्ट को वांग लिन को खुला छोड़ देता है और जितने भी बाकी के बीस्ट इनके रास्ते में आते हैं तो यहाँ पर उन्हें और उनके ब्लड को अब्सॉर्ब करने के चलते इसके जो मॉस्किटो बीस्ट है पहले से और ज्यादा टेरिफाइंग लेवल तक पहुंच जाते हैं। इस दौरान वांग लिन यहाँ पर जो मास्टर माई यूहिन है उसकी जो मेडन है यानी कि सीलिंग एक्सटर्मिनेशन क्लैन की वही लेडी डिसेंडेंट जिसने की वांग लिन को ऑफेंड भी किया था, पर वांग लिन तो उससे वही मेथड हासिल करना चाहता है जिसके जरिए से वांग लिन भी मरने के बाद वापस से जिंदा हो सकता है, बिल्कुल एग्जैक्ट वही कंडीशन है। इस दौरान वांग लिन का सामना जितने भी लोगों से होता है जिनके पास प्लेटफॉर्म्स थे, तो वांग लिन यहाँ जिनके पास भी वो प्लेटफॉर्म्स होते थे जिसके ऊपर वो रूम्स बने होते थे, तो यहाँ पर इनकी जान के बदले वो उन्हें रख लेता था और जिसके चलते उसका प्लेटफॉर्म 30,000 से भी ज्यादा फीट तक के लिए एक्सपेंड कर चुका था। अब वांग लिन यहाँ पर अपने उसी सील मार्क के जरिए से उस लड़की के लोकेशन का पता लगाते हुए ठीक उसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर भारी भरकम बैटल चल रहा था और यहाँ पर दो एंशिएंट स्टार सिस्टम के जो पावरफुल मास्टर्स हैं इनके बीच बैटल हो रहा था। एक जो कि अपने सोल बॉडी फॉर्म में था तो दूसरा जो कि अपने अवतार में था और जिनके नाम है पॉइजन मास्टर और दूसरा है माई यूहिन। और इस एंशिएंट टॉम के आने के बाद वांग लिन इतना तो समझ चुका था कि थर्ड स्टेप के ऊपर के जितने भी कल्टीवेटर्स थे इन सभी की कल्टीवेटर सेम लेवल पे आके कम्प्लीटली सील हो जाती है, जो देखकर वांग लिन स्माइल करता है क्योंकि इन दोनों की कल्टीवेशन इस वक्त निर्वाणा वॉइड के अर्ली स्टेज पे है। साथ ही यहाँ की जितनी भी रिस्ट्रिक्शन है उसके चलते इनकी जो कल्टीवेशन है ये लोग फोर्सफुली से अनलीश भी नहीं कर सकते। लेकिन अंदर जाने से पहले वांग लिन थोड़ी तैयारियां कर लेता है। सबसे पहले वांग लिन यहाँ पर अपनी थंडर पावर और अपनी फ्लेम पावर दोनों को एक साथ फ्यूज करके एक सील बनाता है और वांग लिन का टारगेट थी वही लड़की क्योंकि उसे हर हाल में उससे वो स्पेल लेना था। वांग लिन यहाँ पर तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है जो देखते साथ ही माई यूहिन वांग लिन पे अटैक करने को जाता तो है, लेकिन पॉइजन मास्टर यहाँ पे उसे रोक लेता है। तब तक यहाँ पे वांग लिन की तरफ वो जॉस फ्लेम से बना हुआ एक बहुत बड़ा सा जायंट व्हाइट कलर का हैंड आ चुका था, लेकिन वांग लिन थंडर और फायर से बनाए गए अभी उस सील को आगे कर देता है जिसके चलते वो उस अटैक को रोकते हुए यहाँ पर अपने फिंगर के जरिए से एक रिस्ट्रिक्शन से उसकी जो मेड थी उसे पूरी तरीके से वो ट्रैप कर लेता है। वो अनकॉन्शियस हो जाती है और बिल्कुल ब्लड एंसेस्टर की जो बेटी थी याओ सिक्सू जैसे उसकी बॉडी पर रिस्ट्रिक्शन लगा के बाना ने इसे ट्रैप किया था बिल्कुल वैसा ही वो इस लेडी के साथ करता है। यहाँ पे जो माई यूहिन था वो अच्छे से जानता था कि यहाँ पर वांग लिन जो कि इस वक्त उसे अच्छी खासी टक्कर दे सकता है और तो और उसकी कल्टीवेशन भी सील है, तो यहाँ पर वो जो पॉइजन मास्टर और वांग लिन दोनों को एक साथ निपटाने से के चलते वो यहाँ पर जो पॉइजन मास्टर है उसे उसका जो ट्रेजर है जो कि असल में एक दाओ स्पिरिट है वो दे देता है और जिसके चलते इन दोनों के बीच ये खूनी बैटल हो रहा
था तो यहाँ पर वो इसे शांत कराते हुए यहाँ से भेजने के फिराक में था। एक पॉइजन मास्टर भी कम ड्रामेबाज नहीं है, वो भी यहाँ पे ऐसे प्रिटेंड करता है कि हाँ भाई मुझे मेरा दाव स्पीड दे दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। यहाँ तक कि वो झूठी ओथ लेना भी शुरू कर देता है। और यहाँ पे मा यून जैसे उसे लगता है कि अब बस उसका मुकाबला वांग लिन से है जिसके पास हेवन डिफाइंग बीट भी है, तो वो उसके ऊपर टूट पड़ता है। लेकिन तभी पीछे से यहाँ पे पॉइजन मास्टर का एक हमला आता है जिसके चलते यहाँ पे जो मा यून था जो कि पूरी तरीके से अनजान था, वो काफी दूर जाके गिरता है और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि पॉइजन मास्टर ने उसे धोखा दिया और उसने एक झूठी ओथ ली। अब यहाँ पे पॉइजन मास्टर फिलहाल के लिए वांग लिन की तारीफ करता है इतने ज्यादा करेज दिखाने के लिए कि वो मा यून से भिड़ने के लिए यहाँ पे आ गया। यहाँ तक कि जब मैं इस बैटल से विड्रॉ करने वाला था तब भी तुमने अपने पैर पीछे नहीं लिए, तुम फिर भी यहाँ पे डटे रहे। इससे साबित होता है कि फॉलन लैंड के जो ग्रेट एम्परर हैं तुम वाकई में उनके चोजन वन हो और जिससे मेरे रिलेशनशिप काफी अच्छे हैं। वो मेरा एक पुराना दोस्त है तो भला मैं उसके डिसाइपल को मेरे दुश्मन के हाथों मरने के लिए कैसे छोड़ सकता हूँ। अब ये बातें जब चल रही थी वांग लिन यहाँ पर ऑलरेडी स्वॉर्ड स्ट्राइक को चल चुका था जिसे रोकने के लिए मा यून काफी सारे अटैक को करता है, लेकिन वांग लिन का ये स्वॉर्ड स्ट्राइक तो लिटरली इसे काफी दूर धकेल देता है। चलते उसकी सटक जाती है और अब वो यहाँ पर अपने दो पावरफुल एसेंस को एक साथ यूज करता है। पहला था साउंड और दूसरा था ओशन। लेकिन यहाँ पे पॉइजन मास्टर भी कम नहीं था, वो ऑलरेडी अपने सोल फॉर्म में आते साथ ही हैंड साइन को बनाता है। साथ ही यहाँ पर उसके जो पॉइजनस नीडल्स जो कि इसके होठों में बिल्कुल ऐसे चुभे हुए थे, जैसे कि लगभग 30,000 साल से भी ज्यादा के लिए उसने ऐसे ही सील करके रखा था। आज वो यहाँ पर सबको एक साथ अनलीश करता है और कहने लगता है कि आज मैं मेरे सबसे डेडली पॉइजन से तुझे यहाँ पे मार दूंगा। यहाँ पे जो ओशन वाला एसेंस था जो कि एक बहुत बड़े ओशन वेव का फॉर्म ले लेता है और यहाँ पर ये पॉइजनस नीडल्स जब दोनों आपस में कोलाइड करते हैं चारों तरफ जहर फैल चुका था। यहाँ पे वांग लिन को सिग्नल मिलता है कि एम्परर फर्नेस ने ऑलमोस्ट अपना काम कर दिया है, तो वो बिना किसी देरी के लिनडोंग को आगे निकालता है और लिनडोंग यहाँ पे एक ऐसा अटैक चलता है कि जिसके जरिए से ये नीडल से जिसका रास्ता यहाँ पे ये ओशन वेव्स रोक रहे थे वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। नीडल सीधा जाके मा यून के फोरहेड के ऊपर वाले हिस्से में जाकर धंसना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो अपने फोर्स के जरिए से इसे निकालने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पे वांग लिन की स्वॉर्ड स्ट्राइक और जो लिनडोंग दोनों मिलकर अटैक करते हैं। यहाँ पे मास्टर मा यून का ये जो अवतार था ये खुद को बचाने के लिए अपने एक हाथ को भी सैक्रिफाइस कर देता है, लेकिन फिर भी कोई असर नहीं होता और जो पॉइजन मास्टर थे वो जोर जोर से हंसते हुए इसकी तरफ बढ़ने लगते हैं और कहते हैं कि अब तेरी ये बॉडी मेरी हो जाएगी। अब यहाँ पे पॉइजन मास्टर सीधा उसकी बॉडी को पोजेस करना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ वो वांग लिन से कहने लगता है कि तुम्हें इसकी जॉस फ्लेम चाहिए थी ना, तो तुम इसे रख सकते हो। यहाँ पे हम देखते हैं कि अब वांग लिन अपने फर्नेस के जरिए से वो सारे के सारे वाटर को जो कि पॉइजन मास्टर के पॉइजन और यहाँ पे जो मा यून था उसके ओशन एंड वाइंड एसेंस जिसके अंदर भर भर के जॉस फ्लेम मौजूद था, यहाँ पे वांग लिन इसे अपने पास रखते हुए इसे अब उस फर्नेस के जरिए से पूरी तरीके से प्योरीफाई करना शुरू कर देता है। यहाँ पे ये जो ओशन था इसे असल में जो मास्टर मा यून थे उसके जो जॉस फ्लेम वाला जो उसका बनाया गया एक रियलम था वो पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा था, जिसके चलते इसके अंदर काफी अमाउंट में जॉस फ्लेम भी था, लेकिन ये प्योर नहीं था। तो वांग लिन अब सीधा बढ़ता है उसी क्रैक की तरफ, यानी कि वही रियलम जिसके अंदर से जॉस फ्लेम बाहर आ रहा था। और जब तक मास्टर मा यून की उस अवतार वाली बॉडी के अंदर जो दो सोल फाइट कर रही थी जिनमें से एक पॉइजन मास्टर और खुद मा यून की थी, इस दौरान दोनों का ध्यान ही यहाँ पर मा यून के उस जॉस फ्लेम वाले रियलम पे नहीं जाता और इस दौरान वांग लिन भर भर के काफी अमाउंट में जॉस फ्लेम को फार्म कर लेता है और बेसिकली उसका प्लान ये था कि वो अपने इसी नए स्लेव के लिए इस जॉस फ्लेम को यूज करेगा ताकि इसे पूरी तरीके से रिफाइन करने के बाद वो इसे ये दे सके और फिर वो वांग लिन की हेल्प से एक थर्ड स्टेप का कल्टीवेटर यानी कि एक थर्ड स्टेप का स्लेव भी बन जाएगा। अब तक तो पॉइजन मास्टर ने भी पूरी तरीके से अवतार को अपने पोसेस में ले लिया था और यहाँ पे हम देखते हैं कि जायंट सा जो हाथ था वो इन दोनों को पकड़कर घसीटना शुरू कर देता है। पॉइजन मास्टर पहले तो इस पे हमला करने जाते हैं, लेकिन जब वांग लिन इसे समझाता है कि नहीं, अगर ये मारने का इरादा रखता तो भला ये हमें पकड़ता क्यों, ये तो हमें मसल भी सकता था ना, जिसके चलते पॉइजन मास्टर के पास भी और कोई ऑप्शन नहीं रहता और वो वांग लिन की बात मानने लगता है। लेकिन जाने से पहले वांग लिन जो यहाँ पे मा यून का वो जो स्टोन प्लेटफॉर्म था उसे भी चुपके से अपने पास रख लेता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वक्त बीतता जाता है और ये जो हाथ था ये इन्हें काफी डीप में ले जा चुका था, लेकिन जैसे इसकी ग्रिप थोड़ी ढीली होती है वांग लिन यहाँ से तेजी से 9-11 हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि कल्टीवेशन वर्ल्ड में वो किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकता। और तो और ये जो बंदा है यानी कि पॉइजन मास्टर, इसे ऑलरेडी पता है कि वांग लिन के पास हेवन डिफाइंग बीट भी है, तो किसे पता कि कब इसकी नियत बदल जाए और इस पे हमला कर दे। यहाँ पे हम देखते हैं कि एंशिएंट टॉम का सबसे डेडलीस्ट रियलम जो था वांग लिन वहाँ पे एंटर कर चुका था। लेकिन यहाँ पे वांग लिन जब मैप में चेक करता है कि आखिर इस वक्त वो किस लोकेशन में, तो वो पाता है कि जो स्टोन प्लेटफॉर्म के जरिए से उसे एक मैप मिला था, वांग लिन तो इसे ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है, यानी कि वो हाथ इसे काफी डीप में ले जा चुका था और ये इस वक्त एंशिएंट टॉम का जो डेडलीस्ट रियलम है, जिसे कि लास्ट रियलम भी कहा जाता है, उसके 5th स्टेज के बिल्कुल एंट्रेंस पे मौजूद था। और वांग लिन के पास जो भी मैप था वो इससे ऊपर के रियलम्स के थे और इस लास्ट रियलम के अंदर टोटल 10 लेयर है, जिनमें से जो आखिरी वाला है वहाँ तक आज तक कोई जा ही नहीं पाया। और इस वक्त वांग लिन
5वें लेयर्स में मौजूद था। वांगलिन यहाँ पे इस जगह को एक्सप्लोर करते हुए एक मिस्टीरियस से फॉरेस्ट के अंदर पहुंच जाता है। यहाँ पर आसपास काफी सारे बीस्ट थे, लेकिन ये जो बीस्ट थे ये ऐसा लग रहा था कि जैसे कि ये सब के सब स्टैचूज हो। अब वांगलिन यहाँ पर आते साथ ही सबसे पहले मास्टर मायुयन के मिले उस प्लेटफॉर्म को अपने साथ पूरी तरीके से फ्यूज कर लेता है और वांगलिन के जो प्लेटफॉर्म का रैंक है वो बढ़कर 5 हो जाता है। तो जिसके चलते आसपास जितने भी लोग थे जिनके पास रैंक 5 का स्टोन प्लेटफॉर्म मौजूद था और जिसके चलते इनके पास 40 से 50% इस पूरे के पूरे एंशिएंट टॉम का नक्शा था। तो यहाँ पर सभी के मन में लालच आता है कि अगर हमें ये दूसरे बंदे का अगर ये स्टोन प्लेटफॉर्म मिल जाता है ना, तो हमारे पास ऑलमोस्ट 80 से 90% इस एंशिएंट टॉम का मैप होगा। अब वांगलिन जैसे ही अपने प्लेटफॉर्म को अपग्रेड करके रैंक 5 का बनाता है तो उसके अंदर एक वॉइस आती है जो कि इससे कहने लगती है कि मैं एंशिएंट लॉर्ड येमू हूँ, तुम्हारे पास रैंक 5 का ये प्लेटफॉर्म आ चुका है, यानी कि तुम मेरी इनहेरिटेंस को पाने के लिए प्रबल दावेदार हो। लेकिन अगर तुम एक आउटसाइडर हो और मेरे क्लैन के डिसेंडेंट नहीं हो तो तुम्हें ये चीज कभी नहीं मिल सकती। और तभी ये वॉइस गायब हो जाती है और वांगलिन बार बार याद करने लगता है कि आखिर ये नाम उसने कहाँ सुना है। वांगलिन इस दौरान आगे बढ़ता रहता है और तभी वो इस फॉरेस्ट के उस इलाके में पहुंच जाता है जो कि बिल्कुल डेडली फॉरेस्ट लग रहा था, यानी कि जिसके अंदर बिल्कुल भी जान नहीं बची थी, लेकिन दिखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था। पर तभी वांगलिन अभी भी उस येमो वर्ड को सोचे जा रहा था और तभी उसे रिकॉल होता है और वो कहने लगता है कि अच्छा तो ये वो येमो है जो कि बाप लेवल की ताकत को पोजेस करता है और जिससे कि खुद सोवरेन भी कभी उलझना नहीं चाहता। लगता है कि 4th जनरेशन के वर्मिलियन वर्ड के एम्परर ने सही कहा था, लेकिन आखिर वो यहाँ पे कर क्या रहा है। अब वांगलिन को यहाँ से और आगे जाना था तो वो नीचे जमीन के ऊपर एक स्वॉर्ड स्ट्राइक से जैसे ही एक गड्ढे को बनाता है तो उसके अंदर वांगलिन के सामने मून गेजर सर्पेंट जैसा दिखने वाला डिट्टो एक बीस्ट बाहर आता है। लेकिन इसके ऑरा को फील करते साथ ही वांगलिन समझ जाता है कि नहीं ये वो नहीं है। लेकिन जैसे ही वांगलिन उसके नीचे नजर डालता है तो वो देख के शॉक्ड था कि यहाँ पर इस गड्ढे के नीचे यानी कि जो नीचे वाला इलाका था वहाँ पर एक बहुत बड़ी सी धूल से लिपटा हुआ एक स्कल को देख पाता है और यहाँ पर बहुत सी जड़ें उसके स्कल से लिपटी हुई थी। और वांगलिन जैसे इन जड़ों को फॉलो करता है तो उसकी निगाहें सीधा उन्हें फॉलो करते हुए यहाँ के फॉरेस्ट को देखने लगती है, जिसका मतलब वांगलिन समझ जाता है कि ये जो स्कल है ये हो ना हो किसी एंशिएंट गॉड का ही होगा जिसकी एनर्जी को इस फॉरेस्ट के द्वारा अब्सॉर्ब किया जा रहा है। अब वांगलिन को लग रहा था कि जब स्कल ही इतना बड़ा है तो बॉडी कितनी ज्यादा मैसिव होगी, लेकिन जैसे ही वांगलिन इसकी गहराइयों में जाके इसे चेक करता है इसके हड्डियों के द्वारा तो वांगलिन को पता चलता है कि यार ये तो बहुत ही ज्यादा छोटे साइज का है। पर वांगलिन के होश से तब उड़ जाते हैं जब उसे पता चलता है कि ये असल में एक 9 स्टार एंशिएंट गॉड हुआ करता था जो कि यहाँ पे अपने दूसरे या तीसरे रॉयल को देते वक्त नाकाम रहा और इसी के चलते शायद इसकी मौत हो गई होगी। लेकिन वांगलिन ये देख के भी कंफ्यूज था कि आखिर इसके स्टार्स में से 2 स्टार्स मिसिंग क्यों हैं। यानी ये बाकी के स्टार्स ग्लो तो कर रहे थे हल्के हल्के ही सही, लेकिन ये दो तो पूरी तरीके से मुरझा चुके थे और ये 2 स्टार्स थे 2nd और 9। वांगलिन यहाँ पे सोच में पड़ जाता है। अब वांगलिन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि पहले वो उस बंदे की आवाज सुनता है जो कि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि सोवरेन खुद उससे डरता है और अब एक 9 स्टार एंशिएंट गॉड का स्कल मिलना। वांगलिन यहाँ पर सबके बीच कनेक्शन बनाने लगता है। यहाँ पे वो हर एक चीज को गैस करता है लेकिन उसे कोई भी ठीक रास्ता नहीं मिलता और ना ही कोई जवाब मिलता है। इतने सारे वो गैस करता है कि अगर मैं तुम्हें डिटेल में बताने लग जाऊँ ना तो तुम्हें सारे के सारे एपिसोड्स को खोल खोल के देखना पड़ेगा। लिटरली वांगलिन जो डीमन स्पिरिट लैंड में जो एंशिएंट डीमन बाइलू से बात कही थी एंशिएंट ऑर्डर से रिलेटेड, वांगलिन उस तक को भी यहाँ इस बात से जोड़ने लगता है और यहाँ पे बेसिकली उसका बोल्ड गैस यही था कि जिस बंदे को उसने देखा था जिसने की उसी दाओ स्पिरिट पर्ल को बनाया है तो हो ना हो वांगलिन का गैस यही था कि ये शायद वही एंशिएंट सेलेस्टियल एंसेस्टर यानी कि एंशिएंट सेलेस्टियल सोवरेन है। और जैसे कि जो एंशिएंट गॉड्स हैं जो कि दूसरे स्टार सिस्टम और दूसरी जगह से यहाँ पे आए हैं तो वांगलिन ये गैस भी लगा था कि हो सकता है कि शायद जो एंशिएंट स्टार सिस्टम का जो एंशिएंट सेलेस्टियल एम्परर यानी कि जिसे एंशिएंट सेलेस्टियल सोवरेन भी कहा जाता है शायद उसी ने ही कुछ ऐसा किया होगा कि जिसके जरिए से जो एंशिएंट गॉड्स एंशिएंट डेविल और जो एंशिएंट डीमंस का होली लैंड है कहीं ना कहीं इनके बीच का जो डोर है उसे खोलने वाला यही बंदा है। लेकिन आखिर वो ऐसा क्यों करेगा। वांगलिन यहाँ पे इस कदर सोच लेता है कि लिटरली वो काफी ज्यादा वक्त यहाँ पे गवा चुका था। इस दौरान हम ताओशन को भी देखते हैं जहाँ पर वो अभी भी उस लेडी से परेशान हो चुका था लेकिन वो फिर भी आगे की ओर बढ़ा जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ जो हेवनली वुल्फ क्लैन का वो बंदा जो कि यहाँ पर बाय फोर्स एंटर हुआ था और वांगलिन से फाइट करते दौरान जिसकी हालत अधूरी हो चुकी थी वो भी यहाँ पर उसी फॉरेस्ट की तरफ बढ़ा चला जा रहा था और इसकी बस इच्छा थी कि बस कैसे न कैसे करके ये बाकी के जो 7 और एंशिएंट लीव्स को गैदर कर ले जिसके बाद ये बहुत इजीली ब्रेक थ्रू कर लेगा। लेकिन इस वक्त इसे कोई आइडिया नहीं था कि यहाँ पर वांगलिन ऑलरेडी मौजूद है और तभी हम वांगलिन को देखते हैं जहाँ पर वो अपने 6 स्टार एंशिएंट गॉड की पूरी ऑरा को अपने फिंगर पे पॉइंट करता है और अपने फिंगर को स्कल से टच करता है ताकि वांगलिन यहाँ पर अपनी ऑरा के जरिए से यहाँ पर इस सिंगल एंशिएंट लीफ वाला ये जो ट्री है ना इसको जैसे तैसे करके बस रिवाइव कर दे और वांगलिन को बाकी के
लीव्स मिल जाए। वांग लिन अच्छे से समझ चुका था कि ये जो लीव्स है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका महत्व सिर्फ सीलिंग में नहीं हो सकता बल्कि ये उससे भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज को अंजाम दे सकते हैं। अब यहाँ पर वांग लिन अपने पास से उसी लेडी को बाहर निकालता है। हाँ जी, उसी लेडी को जिसे कि उसने ट्रैप करके अपने पास रखा था ताकि उसके पास से वो उस मेथड को जान सके कि जिसके जरिए से वांग लिन भी मरने के बाद वापस से रिवाइव हो सके उसी कंडीशन के साथ। अब यहाँ पे वो लड़की से प्यार से पूछता है लेकिन वो तो यहाँ पर मा यून की धमकियां देती है। तो वांग लिन भी उसे सारा नजारा दिखा देता है कि जिस मास्टर के दम पर तुम इतना ज्यादा उछल रही हो उसकी बॉडी को तो इस वक्त किसी और ने ही पोसेस करके रखा हुआ है। अब वांग लिन उसे एक ही मौका देता है कि अगर तुम मुझे अपना स्पेल और मेथड बताओगी तो ही मैं तुम्हें जिंदा जाने दूंगा। अब थोड़ा डरा धमकाने के बाद वांग लिन को फाइनली ये पता चलता है कि बेसिकली इनका कोई ये स्पेल या कोई मेथड नहीं होता बल्कि उनके पैदा होते साथ ही उनके पेरेंट्स उन्हें उनके एंसेस्टर के पास सौंप देते हैं, वो भी 3 दिन के लिए। 3 दिन के बाद पेरेंट्स को उनका बच्चा भी मिल जाता है लेकिन उनके फोरहेड पर वो क्लैन मार्क होता है। रेडी वांग लिन को बताती है कि अगर तुम्हें ये स्पेल या फिर ये जो 3 लाइफ्स है ये चाहिए है तो तुम्हें हमारे एंसेस्टर से जाके बात करनी होगी। लेकिन वांग लिन था सन की इंसान, कोई कुछ भी बोले और वांग लिन मान ले ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वो यहाँ पर अपनी उंगली टेढ़ी करता है लेकिन जब वो उसकी सोल को भी हर एक एंगल से छान मारता है तो लिटरली उसे पता चलता है कि जो भी इस लड़की से इसे पता चला था इसके जरिए से यहाँ पर सोल सर्च के दौरान ये सेम चीज उसे पता चलती है। बट फिलहाल के लिए ये इसे अपने पास रख लेता है। अब वो कहानी आगे बढ़ती है जहाँ पे हम टाउशन को देखते हैं जो कि तेजी से इसी और बड़ा चला आ रहा था। यहाँ पे हम वांग लिन को देखते हैं जो कि अब यहाँ पर एक एक करके बाकी के जो ट्रीज हैं उन पर भी अपनी एंशिएंट ऑरा को फैलाने लगता है क्योंकि वांग लिन जानता है कि अगर एक ट्री नाकाम हो जाए तो बाकी ट्रीज से तो उसे कोई ना कोई लीफ मिल ही जाएगा। और यहाँ पर उससे पहले वांग लिन आसपास एक डेडली फॉर्मेशन को सेट कर देता है ताकि जब वांग लिन बिजी हो अपनी ऑरा को ट्रांसफॉर्म करने में तब यहाँ पर कोई पीठ पीछे से उस पे हमला न कर दे। ऐसे ही काफी वक्त बीत जाता है। इस दौरान हम देखते हैं कि फर्नेस ने लिनदांग को कम्प्लीटली रिफाइन तो कर लिया था लेकिन वांग लिन ने जो जॉस फ्लेम इसके लिए मा यून से फार्म किया था अपनी जान पे खेल कर, तो इसका फायदा उठाते हुए लिनदांग ने भी 3rd स्टेप पे कदम रख लिया था। यानी कि वांग लिन खुद अभी 3rd स्टेप पे नहीं पहुंच पाया लेकिन उसका जो स्लेव है वो ऑलरेडी 3rd स्टेप पे पहुंच चुका है। वांग लिन फर्नेस को चेक करता है तो वो ये भी देखता है कि जो फर्नेस का दूसरा हिस्सा है उसने उस पॉइजन को भी वांग लिन के लिए उस वाटर से ड्रेन कर लिया था। और वांग लिन इस पॉइजन की जो डेफिशिएंसी है उसे देख कर ही समझ आता है कि ये एक 3rd स्टेप कल्टीवेटर के लिए डेडलीस्ट पॉइजन है। तो 3rd स्टेप के नीचे जो कल्टीवेटर है उनका इस पॉइजन से क्या हाल होगा ये तुम सोच भी नहीं सकते। कि तभी वांग लिन जिन पेड़ों को अपनी ऑरा प्रोवाइड करता है फाइनली उनके ऊपर वांग लिन को वो जो एंशिएंट लीफ है वो मिल जाती है। लेकिन ये जो एंशिएंट लीफ है ये 1 लाख पत्ते में बस एक में ही निकलता है। ऐसे आसपास जितने भी पेड़ थे उनकी तादाद टोटल 17 से 18 थी और वांग लिन को पूरे पेड़ से बस 17 से 18 लीफ ही मिलते हैं और ये प्योर हैं या नहीं ये भी वांग लिन को भी नहीं पता था। लेकिन तभी यहाँ पर बकरा खुद चल के आ जाता है वांग लिन के लिए एक टेस्ट सब्जेक्ट बनने में। और हम देखते हैं कि ये वही बंदा है जो कि ग्रैंड मास्टर मा यून की जो मेट थी उसके साथ वांग लिन पे हमला करने को आया था। यहाँ पे इसे देखते साथ ही वांग लिन लिनदांग को भी आजमाता है और यहाँ पर उन सारे लीफ का यूज करते हुए यहाँ पे भागने के सारे रास्ते को वो सील कर देता है जिसके चलते वो बंदा यहाँ पे पूरी तरीके से ट्रैप हो जाता है। जब 3rd स्टेप का कल्टीवेटर वो भी लिनदांग जैसे कि ये अच्छे से जानता था जब वो देखता है तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। फाइनली यहाँ पर जो लिनदांग था वो उसे धर लेता है। लिटरली वो अपना सबसे पावरफुल स्पेल और जो जितने भी ट्रेजर्स थे सबको मैदान में उतार देता है लेकिन लिनदांग जो कि एक 3rd स्टेप पे पहुंच चुका है उसके जरिए से वांग लिन इजीली से निपटा देता है। अब यहाँ पर वो फर्नेस के अंदर इसे डालकर अब इसे भी रिफाइन करना शुरू कर देता है और कहता है कि 1 से भले 2। बेसिकली वांग लिन का प्लान ये था कि वो अब एक और 3rd स्टेप का अपने लिए स्लेव को बनाएगा। अब यहाँ पर इस बंदे के पास जो भी ट्रेजर था फिर चाहे वो इसका जो स्टोन प्लेटफॉर्म था जो कि एक रैंक 5 का था, यहाँ पर हर एक चीज को वांग लिन रख लेता है। और अब यहाँ पर वांग लिन हर एक चीज को लेते साथ ही आगे बढ़ जाता है क्योंकि उसे अंदर डीप में कुछ और फील हो रहा था। एक आवाज जो कि बार बार वांग लिन को नीचे की लेयर में बुला रही थी। वांग लिन इसे सुनते साथ ही तेजी से उस ओर बढ़ा चला जाता है। पर तभी वांग लिन को यहाँ पर एक वॉर्टेक्स नजर आता है जिसे देखते साथ ही वांग लिन को ग्रीड की कई बात याद आती है और उसने भी बताया था कि वो एक ट्री के पास मौजूद था लेकिन तभी उसके सामने एक ऐसा वॉर्टेक्स ओपन हुआ था कि जिसके जरिए से जैसे वो उससे टकराता है तो वो इस एंशिएंट स्टार सिस्टम के अंदर पहुंच गया था। वांग लिन जब इस वॉर्टेक्स को देखता है तो वो जानता है कि मेरे पास अब बाहर जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। अगर ये मुझे कहीं और ले भी जाती है तो भी मुझे रिस्क तो लेना होगा लेकिन पहले मैं जरा अंदर चेक तो करके आऊँ कि आखिर वो कौन सी आवाज है जो कि बार बार मुझे अपनी ओर बुला रही है। सो होमीज हमारा आज का ये पार्ट तो यही पे एंड होता है लेकिन इसके नेक्स्ट पार्ट पे काफी ज्यादा मजा आएगा और जिसके लिए इस वीडियो में टारगेट रखते हैं 300 कमेंट्स का और जितनी जल्दी तुम ये टारगेट पूरा कर दोगे उतनी जल्दी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो देखने को मिल जाएगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।